हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 का कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट 2, जिसमें हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कोल के बारे में पढ़ा कि कोल हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है और कोल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और उसका प्रोसेस क्या है। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप ज़रूर देखना कि कोल कैसे बनता है और कैसे फॉर्म्ड होता है। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम हमें कैसे मिलता है, पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम नाम सुनते ही आपके माइंड में आता होगा कि पेट्रोलियम मतलब कि ये तो पेट्रोल की बात हो रही है। बेटा, पेट्रोलियम और पेट्रोल जो है अलग अलग चीज़ें हैं। पेट्रोलियम में से ही हमें पेट्रोल मिलता है। पेट्रोलियम में कई ऐसी चीज़ें मिली रहती हैं, उनमें से एक मटेरियल है पेट्रोल। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक ऑयल रहता है जिसमें कई कॉन्स्टिट्यूट पाए जाते हैं, जिसको हम रिफाइनिंग करके अलग करते हैं। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। आइए चलिए अब पढ़ते हैं हम पेट्रोलियम के बारे में। यू नो डैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं हम। फ्यूल कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे कोई भी हम घर में मोटरसाइकिल, बाइक, कार्स, ये सारी चीज़ें किससे चलते हैं? पेट्रोल से। और जो हैवी मोटर व्हीकल्स रहती हैं, हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। हैवी व्हीकल जैसे ट्रक और ट्रैक्टर है, वो किससे चलते हैं? डीजल से। पेट्रोल और डीजल क्या है? आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल दोनों ही हमें किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से। अभी मैंने आपको बताया ना कि पेट्रोलियम में कई कॉन्स्टिट्यूट पाए जाते हैं, जिसकी एक प्रोसेस कर रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है, जिससे इन चीज़ों को अलग किया जाता है। उनमें से दो चीज़ें हैं, पेट्रोल और डीजल। द वर्ड पेट्रोलियम इज derived फ्रॉम पेट्रा। पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। ये जो पेट्रोलियम वर्ड है, ये हमें कहाँ से, उन्होंने कहा है कि यहाँ से कहाँ से ड्राइव हुआ है? फ्रॉम द पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा और ओलियम, जिसका मीन्स है रॉक और ऑयल। इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ। ये ज़मीन के नीचे रॉक्स में से निकाला जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, कैसे हमें मिलता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। As these organisms dead, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layer of sand and clay. Over million of the years, absence of air, high pressure and high temperature transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. इसमें उन्होंने क्या रखा है कि पेट्रोलियम हमें कैसे मिलता है? लिविंग, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में पता ही है हमें। एक्वाटिक जैसे समुंदर में, पानी में भी पेड़ पौधे भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं। वो क्या है, जो पानी में जीव जंतु रहते हैं, जैसे कोयल बनता है ओनली प्लांट से। जो प्लांट बरीड हो जाते हैं ना, सूख जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो ज़मीन के नीचे जब दब जाए, मिलियन ऑफ द ईयर पास हों, तो उसमें प्रेशर और टेम्परेचर के कारण, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो किस में फॉर्म हो जाता है? कोयल में। लेकिन जब जो पेट्रोलियम है, ये कहाँ पे बनता है? सी में। पेट्रोलियम कहाँ बनता है? सी में। जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो समुंदर में रहते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जब वो डेड हो जाएंगे तो उनकी बॉडी कहाँ सेटल डाउन हो जाएगी? एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के नीचे चली जाएगी। एंड गॉट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और उनकी बॉडी सैंड और क्ले से कवर होती जाएगी। जैसे कई सालों तक उनकी बॉडी पड़ी रहे, उस पर सैंड और मिट्टी जमा होती जाएगी, होती जाएगी, होते जाएगी। और ओवर द मिलियन ऑफ द ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, कई साल बीतने, कई मिलियन ऑफ ईयर बीतने के बाद वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर है, हवा तो वहाँ पे जाएगी नहीं, जिसके कारण क्या होएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और उसके फिर जैसे सैंड और क्ले का जो रहता है प्रेशर भी ऊपर ऊपर, जब सैंड और क्ले जमा होती जाएगी, मिट्टी और रेत उस पर चढ़ती जाएगी, तो क्या होगा? उस पर प्रेशर बढ़ता जाएगा और जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं
वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आइए चलिए मैं आपको पिक में दिखाती हूँ कि कैसे ये प्रोसेस होता है सी में। चलिए आइए देखते हैं। ये देखें यहाँ पे क्या दिखा रखा है। ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो क्या हो गए, डेड हो गए। डेड होके कहाँ सेटल डाउन हो जाएगी, बॉटम ऑफ द सी, है ना। बॉटम पे आ गए सारे। उसके बाद क्या हुआ, इन पे यहाँ पे देखो प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, जो भी यहाँ पे डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो पड़े हुए हैं। उसके ऊपर सैंड और सिल्ट ऐसे 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 लेयर बाय लेयर आते जा रहे हैं। इसके ऊपर ऐसे सारे जमा हो गए। उससे क्या होगा, उसके बाद ये देखो यहाँ पे प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है ना। सारी जब सैंड और सिल्ट जमा होती जा रही है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पे हवा आएगी नहीं, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा और जो सैंड और सिल्ट इस पे लेयर बना रही हैं, उसके कारण क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। जिसके कारण क्या होगा, ये जो डेड रिमेन्स हैं किस में चेंज हो गए हैं, ऑयल और नेचुरल गैस में। इसको क्या करते हैं, ऐसे थ्रू द वेल, यहाँ पे कुएं खोदे जाते हैं, जिसके कारण ये ऑयल और नेचुरल गैस पानी में से निकाल लिया जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पिक्चर से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे सी में ऑयल और गैस बनती है। यहाँ पे उन्होंने कह रखा है, इन लुक एट द फिगर, इट शो द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यहाँ पे देखो आप, बुक में भी एक पिक्चर दिखा रखी है जिसमें दिखा रखा है कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे फॉर्म होती है। ये देखो इस पिक्चर में क्या दिखा रखा है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट। इसमें ये क्या है, रिजर्वियर रॉक है, ऊपर क्या है, इम्प्रीवियस रॉक है, और बीच में क्या है, वाटर, ऑयल और गैस। जब ये रिजर्वियर रॉक क्या काम करती है, ये इसका नाम रिजर्वियर रॉक क्यों है, क्योंकि इसमें ऑयल और गैस जो है रिजर्व होता है, मतलब कि यहाँ पे जमा हुआ रहता है। लेकिन ये नीचे से ऊपर कैसे जाता है, या जो रिजर्वियर रॉक रहती है उसमें ऐसे ऐसे करके स्पेस रहती है, जिसके कारण ये ऊपर की तरफ पास आउट हो जाते हैं और यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। और ये जो इम्प्रीवियस रॉक रहती है, आप सोचोगे कि यहाँ से क्यों नहीं पास आउट होगा, ये जो रॉक रहती है ये ऐसे रहती है, इसके ऊपर क्या है, इसमें इसके बीच में स्पेस नहीं रहती, ये ऐसे एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे टाइटली बाइंड होती है, इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, इसीलिए ये ऑयल और गैस यहाँ से पास आउट नहीं हो सकते और यहीं पे इकट्ठा हुए रहते हैं। ठीक है। अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे वाटर नीचे क्यों है, ऑयल ऊपर है, गैस ऊपर है, इसके ऊपर है, ये ऐसे क्यों है, बता सकते हो आप, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये ऐसा क्यों है कि सबसे ऊपर गैस है, फिर ऑयल है, फिर वाटर है। क्या होता है कि वाटर की जो डेंसिटी रहती है वो ज़्यादा रहती है, वाटर हैवी रहता है, ऑयल जो रहता है उससे लाइट रहता है, और गैस जो रहती है वो सबसे लाइट रहती है। गैस जो होती है सबसे हल्की होती है, इसीलिए ये सबसे ऊपर जमा हो रही है। और जो ऑयल रहता है ये वाटर से हल्का रहता है लेकिन गैस से हैवी रहता है, इसलिए ये सेकंड नंबर पे यहाँ पे जमा हो रहा है। और वाटर सबसे हैवी रहता है, ठीक है, इसलिए वाटर सबसे नीचे है। ऑयल और वाटर और गैस ये मिक्स नहीं हो सकते, इसीलिए ये अपनी अपनी लेयर बना लेते हैं, ये कहीं पे भी मिक्स नहीं होंगे, ये अलग अलग ही अपनी लेयर बना लेंगे। ठीक है। अगर आप इनको मिक्स भी करोगे तब भी ये थोड़ी देर बाद अलग हो जाते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे। ये देखो यहाँ पे वेल भी दिखा रखे हैं आपको कि समुंदर में कैसे वेल बना के गैस और ऑयल को निकाला जाता है। ये देखो वेल बना रखे हैं गैस और ऑयल को निकालने के लिए। You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑयल है और गैस है उसने वाटर के ऊपर लेयर बना रखी है। क्यों, वाई इज इट सो, ऐसा क्यों। डैट द ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर, जो ऑयल और गैस रहता है वाटर से हल्का रहता है। डू नॉट मिक्स विद इट,
वो कभी भी मिक्स नहीं हो पाता। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल, जो दुनिया का फर्स्ट ऑयल वेल था, कहाँ ड्रिल किया गया? पेंसिल्वेनिया में, जो यूएसए में है, इन 1859 में। 8 ईयर लेटर, 8 साल बाद 1867 में ऑयल वाज स्ट्रक एट मकुम इन आसाम, आसाम में मकुम में ऑयल का कुआं निकाला गया। उसके बाद इंडिया में कहाँ कहाँ ऑयल फाउंड किया गया, कहाँ कहाँ हमें ऑयल मिलता है? आसाम, गुजरात, मुंबई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक है, इन सभी जगहों पे हमें पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंट पाए जाते हैं जिनको अलग करने का एक प्रोसेस रहता है। वो कैसे करता है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम रहता है उसकी रिफाइनिंग की जाती है, जिसके कारण जो भी उसमें मिक्सचर रहता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूट का, वो सब अलग अलग किया जाता है। आइए अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ कि ये कैसे प्रोसेस होता है। चलिए आइए देखते हैं। ये देखें, ये जो पेट्रोलियम निकाला था, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल। ये क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहते हैं। इसको क्या करा गया? फर्नेंस मतलब भट्टी में गर्म किया गया। फर्नेंस मतलब भट्टी में इसको गर्म किया जा रहा है। ये देखो डाला जा रहा है, भट्टी में इसको गर्म किया जा रहा है, पूरा फुल हीट दी जा रही है। तो क्या हो रहा है? पहले तो ये बहुत गर्म है ना। जब किसी भी चीज़ को गर्म करो तो क्या होता है? वो वेपोरेट होता है ना। वेपर्स बनते हैं उसके, वेपर बन गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये कूल डाउन हुआ, ऐसे हल्का हल्का कूल डाउन हुआ, कंडेंस्ड हो गया। कंडेंस्ड मतलब जब वेपर बना, वेपर बन के ऊपर जा रहा था, जब ठंडा होके ये नीचे आ रहा है तो पानी क्या होता है? वापस मिल जाता है ना पानी में। लेकिन इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट है ना, अलग अलग टेम्परेचर पे जो ठंडा हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन कर रखा है। ये 150 डिग्री सेल्सियस पे जब ठंडा होएगा तो गैसोलीन पेट्रोलियम के कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। और जब 200 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा होएगा तो जो कैरोसिन की जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। 3 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा होगा तो ये डीजल ऑयल बन जाएगा। 370 डिग्री सेल्सियस पे जो कूल डाउन होके वापस आएगा वो क्या है? फ्यूल ऑयल। और बाकी 400 डिग्री सेल्सियस, सभी का अलग अलग टेम्परेचर है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूट उड़ के कितने टेम्परेचर पे कूल डाउन हो रहा है, वो उसी कॉन्स्टिट्यूट के कंटेनर में इकट्ठा हुआ जा रहा है। ये देखो यहाँ पे गैस जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर रिलीज हो रही है। ठीक है, उसके अलावा 400 डिग्री सेल्सियस पे लुब्रिकेटिंग वैक्स, पैराफिन वैक्स, ये सारे क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है। ये पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूट है, ये पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। और इन सभी को क्या करते हैं? हम अलग करते हैं रिफाइनरिंग करके, इसकी रिफाइनिंग करके। ठीक है, इसको ऐसे हीट दी जाती है जिसके कारण कि ये वेपर बन के उड़ते हैं, फिर कंडेंस्ड होते हैं, ठंडे होते हैं और कूल डाउन होके ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट बना लेते हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट मतलब कि अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि पेट्रोलियम से कॉन्स्टिट्यूट को कैसे रिफाइनिंग प्रोसेस से अलग किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग क्या है? पेट्रोलियम जो रहता है एक डार्क ऑयली लिक्विड रहता है। डार्क ऑयली लिक्विड, बच्चा इसको ना क्रूड ऑयल भी कहते हैं, जो हमें मिलता है खुदाई को खोद के जब निकाल रहे हैं तो ये पेट्रोलियम है, ये मिलता है। इसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं। इसकी अनप्लीजेंट ऑडर रहती है, अनप्लीजेंट स्मेल रहती है, मतलब कि गंदी स्मेल रहती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूट सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्सीन। ये सारे कौन से हैं? किसके कॉन्स्टिट्यूट है? पेट्रोलियम के। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट है? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा। ये देखो आपको पेट्रोलियम रिफाइनिंग की पिक्चर दिखा रखी है बुक में कि पेट्रोलियम रिफाइनरी, यहाँ पे रिफाइनिंग कैसे होती है, ये प्रोसेस सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
वेरियस कॉन्स्टिट्यूट सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। जो भी पेट्रोलियम में कॉन्स्टिट्यूट रहते हैं, जो भी फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम रहती है, उनको सेपरेट करने का, उनको अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफाइनिंग। ठीक है। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। जैसे कि अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसे रिफाइनिंग, पेट्रोलियम ऑफ रिफाइनिंग का कैसा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का प्रोसेस कैसा होता है? ऐसे होता है। पेट्रोलियम को हीट किया जाता है, देन इवेपोरेट हो जाता है। जो भी इसमें ऑयल है इवेपोरेट हो रहा है। यहाँ पे पेट्रोलियम गैस बन रही है, गैसोलीन बन रही है, कैरोसिन, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स। Various constitute of petroleum and their uses are given in the table 3.1। यहाँ पे टेबल में पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूट और उनके यूजेस बता रखे हैं कि कहाँ पेट्रोलियम में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट रहते हैं और उनके क्या क्या यूजेस रहते हैं। आइए चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कौन से हैं? सबसे पहले पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, इसको क्या कहते हैं? एलपीजी। एलपीजी का यूज़ क्या है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। घरों में भी फ्यूल एज ए फ्यूल यूज़ होता है और इंडस्ट्री में भी। पेट्रोल, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूट क्या है? पेट्रोल। इसका क्या यूज़ है? मोटर फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में सॉल्वेंट का काम करता है। सॉल्वेंट आपको पता है ना क्या होता है? सॉल्वेंट सोल्यूशन में सल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब जिसमें कोई भी चीज़ घोली जा सके। ठीक है। आगे है कैरोसिन। कैरोसिन, कैरोसिन का क्या यूज़ है? फ्यूल फॉर स्टोव। स्टोव के बारे में सुना है? स्टोव पहले स्टोव यूज़ होता था, खाना वगैरह स्टोवों पे बनता था और एज ए फ्यूल उन स्टोव में यूज़ होता था कैरोसिन। लैंपों में भी यूज़ होता है। मूवीज़ में आपने देखा होगा ना, लैंप ऐसे लेके जाते हैं, दिखाते हैं लैंप। घरों पे तो शायद ही अब किसी के लैंप हो, लेकिन लैंप होते हैं। किससे जलते हैं वो? कैरोसिन ऑयल से। और जेट एयरक्राफ्ट के लिए भी कैरोसिन यूज़ होता है। डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब जो मशीन्स में जब ज़्यादा उसको फ्रिक्शन को कम करने के लिए, उनकी लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट में यूज़ होती है, कैंडल्स और वैसलीन में। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। बिटोमिन, बिटोमिन के बारे में भी मैंने आपको बताया था किस लिए यूज़ होती है? रोड सरफेसिंग। पहले क्या यूज़ होता था? कोल तार यूज़ होती थी, अब रोड सरफेसिंग के लिए बिटोमिन यूज़ होती है और पेंट में भी बिटोमिन यूज़ होती है। आई होप ये सारा टेबल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल गैस और ऑयल कैसे बनता है। ये देखो मैंने आपको बता रही हूँ। ये देखो यहाँ पे एक तो पेट्रोलियम था, ये ऑयल जो है पेट्रोलियम है और उसके अलावा ये गैस है। ये गैस कौन सी है? नेचुरल गैस है। ठीक है। ये भी हमें कहाँ से मिलती है? सी से ही ऑब्टेन होती है, थ्रू द जो डेड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो किस में चेंज हो जाते हैं? ऑयल और गैस में। इसको कितना टाइम लगता है? मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं बेटा, बहुत टाइम लगता है इनको बनने के लिए। आइए चलिए अब हम पढ़ते हैं नेचुरल गैस के बारे में। ये नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस मीन्स ये भी हमें नेचर से मिल रही है। ठीक है। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप्स। क्योंकि ये पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, इसीलिए ये ईजी प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट का। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जब स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर के साथ तो क्या बनता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको क्या कहते हैं? सीएनजी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का यूज़ क्या है? इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। ये पावर जनरेशन के काम आती है। आइए देखते हैं कि नेचुरल गैस कैसे बनती है।
नेचुरल गैस प्रोडक्शन एंड डिलीवरी। कैसे नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जाती है? नेचुरल गैस जैसे कि मैंने आपको बताया कि समुद्र में कुएं बना के इनको अलग किया जाता है। जहाँ पे कई जगह पे पानी सूख जाता है वहाँ पे ऐसे ही कुएं बनाए जाते हैं, ड्रिल करके कुएं खोद के वहाँ से ये चीज़ें निकाली जाती हैं। ये देखिए ऑयल और गैस फैला है, गैस फैला है, इनको अलग किया गया, ऑयल को अलग कर दिया और वाटर को अलग। ये प्रोसेस हुआ जिसमें ऑयल और वाटर को अलग किया गया। और जो गैस रहती है उसको क्या करते हैं, ये देखो ये क्या है, गैस प्रोसेसिंग प्लांट है। इसमें से जो कई गैस, नेचुरल गैस में ये कली एलपीजी नहीं होती, कई तरह की गैसेज होती है जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन और भी कई H2S है, ऐसी कई चीज़ें पाई जाती हैं नेचुरल गैस में, जिनको सभी को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, अलग किया जाता है। जब इनको फिर कंप्रेस्ड भी किया जाता है, कंप्रेस्ड स्टेशन है, इनको कंप्रेस्ड किया जाता है तो कौन सी गैस बनती है? CNG। ये कंप्रेशर स्टेशन है, यहाँ पे कंप्रेस्ड किया जाता है। ये देखो यहाँ पे कंप्रेस्ड किया जा रहा है, उसके बाद इसको नेचुरल गैस कंपनी में भेजा गया। ठीक है, फिर वहाँ से ये कंज्यूमर के लिए पावर स्टेशन में भेज दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रही है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेचुरल गैस में कई गैसें रहती हैं जैसे कि मीथेन, इथेन, कई गैसें के अलावा कई और कॉन्स्टिट्यूट भी रहते हैं जिनको पहले अलग किया जाता है और इनसे फिर गैस ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, गैस प्रोसेसिंग प्लांट है, ट्रांसमिशन पाइपलाइन है, बताया था ना पाइपलाइन के थ्रू ये ट्रांसफ़र की जाती हैं। ये पाइपलाइन है इसीलिए ये इजी टू ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट करनी इजी है क्योंकि ये पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। ये पावर जनरेशन के काम आता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। इसको फ्यूल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग है। लेस पोल्यूटिंग मीन्स इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है, वैसे तो होता नहीं, हो बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। जो व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उसमें भी CNG गैस एज ए फ्यूल यूज़ होती है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, ये एक क्लीनर फ्यूल है। ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन द होम एंड फैक्ट्रीज, कि ये डायरेक्टली भी यूज़ की जाती है, किस लिए? बर्निंग इन होम्स में और फैक्ट्रीज़ में एज ए फ्यूल इनको यूज़ किया जाता है। और इनकी सप्लाई कैसे होती है? इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, और पाइप के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट करनी ईजी रहती है। ठीक है, सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा। नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात में और दिल्ली के कुछ हिस्सों में और कई और जगहों पे भी इसकी पाइपलाइन का नेटवर्क है, जिसके कारण ये ट्रांसपोर्ट करनी इजी है। इसके अलावा नेचुरल गैस is also used as a starting material for मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स। जो नेचुरल गैस रहती है उसको कई नंबर ऑफ केमिकल्स, कई तरह के केमिकल्स और फर्टिलाइज़र को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मतलब बनाने के लिए, कई फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में नेचुरल गैस बहुत बड़ी मात्रा में रिज़र्व की जाती है, बनाई जाती, जमा की जाती है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। हमारे देश में नेचुरल गैस कहाँ पे मिलती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बूझो कह रहा है, कैन कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इनको हम लेबोरेटरी में भी उनसे हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जैसे बताया ना कि डेड ऑर्गेनिज्म से रेडी होते, तो वो कह रहा है कि ये लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं।
आगे पहेली जवाब दे रही है नहीं, नो, देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। अभी हमने पढ़ा ना कितना टाइम लेता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं ये चीज़ें बनने में, मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए हैं। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। और इसकी जो कंडीशंस रहती हैं उसको हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे बताया ना उस पर, जैसे देखो पहले कोल के बारे में पढ़ा था हमने कि कोल जो प्लांट्स रहते हैं, है ना, डेड प्लांट्स रहते हैं जो गल सड़ जाते हैं, जो उनकी जो मिट्टी में दब जाते हैं, उसके ऊपर फिर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, कई सालों तक उसके ऊपर सैंड और मिट्टी रेत जमा होती रहती है। समुद्र में भी ऐसे जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे मिट्टी रेत जमा हो रही है, कई सालों तक से हो रही है, और उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसका उसमें डीकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं। जब वो डीकम्पोज हो गए वो कोयले में चेंज हो गए जो प्लांट्स थे, और जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे जो सी में थे वो पेट्रोलियम में चेंज हो गए और नेचुरल गैस में चेंज हो गए। वो क्या, ये प्रोसेस कई लाखों साल लग जाते हैं इसको बनने के लिए, इसलिए ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आइए आगे बढ़ते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। अभी हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज रहते हैं दो टाइप के होते हैं, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। जो ख़त्म हो जाते हैं वो क्या है, लिमिटेड है। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग, जो चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, एग्जॉस्टिबल। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा, कोयल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल है। फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारे क्या हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। यू नो डैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। It required the dead organisms million of years to get converted into these fuels. इसको million of year लग गए हैं फ्यूल्स में चेंज होने के लिए। किसको, डेड ऑर्गेनिज्म जो थे उनको मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं फ्यूल में चेंज होने के लिए। On the other hand, the no reserves of these will last only a few hundred years. और दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि ये जो फ्यूल्स हैं ये बहुत ही कम बचे हैं, विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स। जो कुछ 100 सालों में, फ्यू हंड्रेड मीन्स कुछ 100 सालों में, कई सौ, जैसे 200 400 500 ऐसे करके कुछ सालों तक ये ख़त्म हो जाएंगे। मोर एवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और हमें ये भी पता है कि जब इनकी बर्निंग होती है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, जब ये एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, हम सभी को पता है ना। जब इनको एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो इससे एयर पोल्यूशन होएगा। देयर यूज इज आल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा क्या करता है, अगर एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी डैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन फ्यूल्स को तभी यूज़ करें जब हमको ये लगे कि ये ज़रूरी है, इनका यूज़ करना ज़रूरी लगे, तभी हमें यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ ये नहीं, कई जने आपने देखा होगा रोड पे व्हीकल्स चलाते हैं तो अपनी मोटर बाइक को, कार वगैरह को स्टार्ट ही रखते हैं, है ना। उससे क्या होता है, पेट्रोल भी वेस्ट हो रहा है और एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। इसीलिए हमको जो ऐसे काम है नहीं करने चाहिए, पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग भी उससे कम होगी। जब हमें चीज़ की ज़रूरत लगे तभी हमें यूज़ करनी चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसका अगर हम जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ को यूज़ करेंगे, उसका उतना ही काम लेंगे उससे, तो क्या होगा, उसका रिज़ल्ट बेटर इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा भी कम हो जाएगा। जिससे क्या है, बहुत लंबे समय तक हमें ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत लंबे समय तक मिलेंगे, है ना, और इन्वायरमेंट भी हमें अच्छा मिलेगा। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइस पीपल नाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। कि जब भी आप ड्राइविंग करते हो तो पेट्रोल और डीजल को कैसे आप बचा सकते हो, उसके लिए हमें लोगों को एडवाइस करती है, उसके टिप्स दे रखे हैं। क्या करना चाहिए, ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट, मतलब कि ज़्यादा, जैसे कई लोग रहते हैं
बहुत ही तेज़ स्पीड में चलाते हैं। तो हमें क्या है, आराम से ड्राइव करना चाहिए, मॉडरेट स्पीड रखनी चाहिए एज़ फार एज़ पॉसिबल। जितना ज़्यादा हो सके हमें मॉडरेट स्पीड मतलब कि सही स्पीड में ही चलाना चाहिए। ज़्यादा तेज़ स्पीड चलाने से भी क्या होगा, एक्स्ट्रा फ्यूल लगता है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, और जब ट्रैफिक लाइट होती है, जहाँ पे सिग्नल होता है, तो वहाँ पे स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन को। कई लोग स्टार्ट रखते हैं ना, आप भी ध्यान रखा करो, जब भी ऐसे आप देखो तो अब उनको कहो कि ये स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन। हमें भी समझाना चाहिए अपने पेरेंट्स को, है ना, अपने रिलेटिव्स को, कि ऐसे नहीं करना चाहिए। फ्यूल जो है हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और टायर का प्रेशर भी हमें सही रखना चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स की हमें मेंटेनेंस मतलब सर्विस कराते रहना चाहिए। कई बार व्हीकल ख़राब हो जाता है, तब भी वो एक्स्ट्रा पेट्रोल लेता है और पोल्यूशन भी करता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इसमें सारे टॉपिक आपको 1 बाय 1 मैंने समझाए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसमें से कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको वो टॉपिक क्लियर करने के लिए एक और वीडियो लेके आऊँगी। आप ना कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।